हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, हीट, टेम्परेचर आदि से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान, जीएस से संबंधित, हमारे जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और ये दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चंस है आपके लिए हम लेकर आए हैं वो पिछले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अभी के भी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं दोस्तों, उसको देखकर ही हमने ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की, ऑप्शंस में देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा कि वस्तुओं को गर्म करने पर अणुओं की जो चाल है वह बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अणुओं की जो चाल है वह बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको जैसा ही पता है कि जैसे ही हम किसी भी अणु को, किसी भी तत्व को गर्म करते हैं तो उनके मध्य जो है बंध आपस में ढीले पड़ जाते हैं और वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, जिस वजह से उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताप का, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। जो किसी वस्तु का ताप है वह किसका सूचक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का जो सूचक होता है। अगर हम ताप की बात करें दोस्तों, जो तापक्रम होता है वो अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का ये सूचक होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सबसे पहले किसने दिया था। करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी, रमफोर्ड ने इसका जो है पूरा प्रमाण दिया था कि जो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है रमफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है ऊष्मीय ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा अर्थात पानी का जो हम मंथन कर रहे हैं वो एक यांत्रिकी का ही रूप है। ठीक है, एक मैकेनिज्म है पानी का मंथन करना, और इस वजह से जो उसका ताप बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है यांत्रिक ऊर्जा का। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केल्विन, जो है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। जी हाँ, केल्विन को जो है एसआई सिस्टम में एक मान्यता दी गई है तापमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया था हीट टेम्परेचर से संबंधित कि जो डिग्री सेल्सियस है वो तापमान का मात्रक है। जी हाँ, टेम्परेचर जो है उसे हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। इसके अलावा जो भी ये कैलोरी है, किलो कैलोरी और जूल है, यही ऊष्मा के मात्रक कहलाते हैं। कैलोरी, ठीक है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस जो है तापमान का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कहलाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, कई बार पिछले एग्जाम्स में आ चुका है वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पारा। पारा जो है ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। किस क्रिया के कारण जल है ठंडा रहता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, एवेपोरेशन जो क्रिया है उसके कारण ही मिट्टी के जो घड़ा है, मिट्टी के बर्तन रहते हैं उसमें जल है वो ठंडा रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श कंडक्टर का थर्मल प्रतिरोध क्या होता है। पहली बात तो ये है दोस्तों कि एक कंडक्टर क्या होता है, आदर्श कंडक्टर और प्रतिरोध क्या है, दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आदर्श कंडक्टर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सुचालक। एक बहुत ही अच्छा सुचालक क्या कहलाता है, जो अपने में से पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी जो ऊष्मा है वो अपने से गुजरने दे या फिर अपने तक ग्रहण करे और आगे ट्रांसफ़र करे, वही सुचालक कहलाता है। ठीक है, और थर्मल प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, थर्मल प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब कि रुकावट। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध का सीधा मतलब होता है रुकावट से। तो थर्मल प्रतिरोध मतलब कि ऐसा हमें इन ऑप्शन में से बताना है कि एक आदर्श कंडक्टर का जो थर्मल प्रतिरोध क्या होगा। जैसे कि हमने बताया दोस्तों, सुचालक जो होता है वो रुकावट का जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए एक आदर्श कंडक्टर या सुचालक में जो थर्मल प्रतिरोध होता है दोस्तों वो शून्य होता है। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर होगा शून्य। एक आदर्श जो कंडक्टर है, आदर्श है
कंडक्टर उसका थर्मल प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह सतह जो किसी दिए गए तापमान पर अधिक ऊष्मा का विकिरण करती है वो कौन सी है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लैक एंड रफ। जैसा कि सबको पता है दोस्तों, जो ब्लैक कलर है, डार्क कलर होते हैं, वो ऊष्मा के बहुत अच्छा अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा का विकिरण की बात हो रही है। वैसे जो दिए गए तापमान पर अधिक ऊष्मा का विकिरण करती है वो ब्लैक कलर, और रफ, रफ मतलब कि खुरदुरी सतह, खुरदुरी सतह भी जो होती है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा विकिरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में किन दो तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है? इसमें दो क्वेश्चन एक साथ दोस्तों, न्यूनतम भी पूछा है और अधिकतम पूछा है। न्यूनतम थर्मामीटर में जो दोस्तों पारे का, और अधिकतम थर्मामीटर में शराब का यूज़ किया जाता है। इन दो तरल पदार्थों का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पारा और शराब। पारे और शराब में जो न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है तरल पदार्थों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न तरंगों में से किसे ऊष्मा ऊर्जा की तरंगे कहा जाता है? ऊष्मा ऊर्जा की तरंगे किसे कहा जाता है दोस्तों? या फिर ये क्वेश्चन एक तरह से और घुमा कर सकता है कि सबसे अधिक ऊष्मा जो होती है, ऊर्जा होती है, वो किस तरह की तरंगों में पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा इसको दोस्तों ऑप्शन बी, इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे, या फिर इसे हम कहते हैं अवरक्त प्रकाश किरणें, अवरक्त तरंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्मा ऊर्जा की तरंगे किसे कहा जाता है? इंफ्रारेड तरंगों को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दोस्तों है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में आपको देखने मिला होगा। प्रेशर कुकर में वाष्प के दबाव में वृद्धि होने के कारण खाना पकाना तेज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे जो क्वथनांक है, प्रेशर कुकर के अंदर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्वथनांक बढ़ जाता है। जी हाँ, क्वथनांक बढ़ने के कारण क्या होता है, प्रेशर कुकर में दबाव अधिक बन जाता है। इस प्रेशर कुकर में जो है दबाव अधिक बन जाता है दोस्तों, और इसमें जो रखी दाल है और जो भी खाना है वो आसानी से पक जाता है, क्योंकि इसके अंदर का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने पर उसके अंदर की ऊष्मा जो है, ऊर्जा है, वो और अधिक उसमें समाविष्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान मापने के लिए पसंद किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिए पूछा गया है कि जो 1250 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यदि हमें नापना है तो हम किस तरह के थर्मामीटर का यूज़ करेंगे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल पायरोमीटर। जी हाँ, ऑप्टिकल पायरोमीटर थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कमरे में एक धातु की मेज पर एक गर्म चाय का कप गर्म होता है, वो किस कारण से होता है? देखिए दोस्तों, एक जो चाय का कप रखा हुआ है, सपोज ये हमारा चाय का कप है, ओके, तो इसमें किस तरह का जो क्या कहते हैं, ऊर्जा का संचरण, ऊष्मा का संचरण किस तरह से होता है? सर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, अर्थात कि इस जो चाय के कप में चालन भी होता है, ठीक है, संवहन भी होता है और विकिरण भी होता है। ये तीनों ही तरह की ऊर्जा संचरण की घटनाएं इस प्याले के कप में होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहीट समान होते हैं? यही बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको अगर आपने एक बार भी पढ़ाई की है तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने मिला होगा। तो करेक्ट आंसर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहीट एक जैसे तापमान पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बॉयलर के अंदर उच्च दाब हो जाता है। वही चीज़ जैसे कि प्रेशर कुकर में अप्लाई होता है दोस्तों, वही चीज़ बॉयलर में भी अप्लाई होता है कि अंदर का जो बॉयलर के अंदर का उच्च दाब हो जाता है, जिस वजह से उबलते हुए जल का तापमान उच्च हमें समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी है वह गर्म रहता है, ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान जो होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको हमेशा बताया है कि जो तापांतर होता है वायुमंडल में और किसी वस्तु में, उसके बीच में जो अंतर होता है उसके कारण ही हमें ठंडी और गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, ठंडा और गर्म महसूस होता है। तो जो शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है वो हमारी धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से आता है, और पृथ्वी के अंदर का तापमान जो होता है वो वायुमंडल के तापमान से ज़्यादा होता है। वायुमंडल का तापमान जो है ठंडी में बहुत कम होता है, सपोज 12 डिग्री 15 डिग्रीज होता है, लेकिन जो धरती के अंदर का तापमान होता है वो उससे बहुत अधिक होता है। इसलिए जो पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होने के कारण ही हमें शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है गर्म महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या होता है?
होगा दोस्तों कि जो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जी हाँ, जो जलप्रपात होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पे जो जो ऊपर के पानी का जो अमाउंट होता है वो नीचे जो पानी का अमाउंट होता है, तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर आपने हमारे एनर्जी के वीडियोस देखे हैं न्यूटन्स लॉ वगैरह आदि में, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो ऊपर फ्लो होता है, फ्लो में अधिक होने के कारण, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो फ्लो होता है झरने का वो ज़्यादा होता है और इस वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अधिक हो जाती है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अधिक हो जाती है। और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पर ऊष्मा अधिक हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20th क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दोस्त ऊँट है उसके अंदर एक वो होता है, एक तरह की फीचर्स होता है दोस्तों, इसमें अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर रख लेता है। जी हाँ दोस्तों, अपने शरीर के ताप को 42 सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर रख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? जैसे करेक्ट आंसर है दोस्तों, विकिरण तापमापी को ही हम पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर किसे कहते हैं दोस्तों? जो सूर्य के ताप को अत्यधिक ताप को जो मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? विकिरण तापमापी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था जिसमें हम एक डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट आदि सबको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बताना है कि सही इसमें से इक्वेशन कौन सी बनती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। F-32/9 इज इक्वल टू C/5, ये हमारी इक्वेशन सही है दोस्तों। ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच में रिलेशन को दर्शाता है, जिसमें हम किसी भी अगर हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई तो हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप या फिर हम जिसे कहते हैं परम शून्य ताप, जैसे कि सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम परम शून्य ताप या फिर न्यूनतम संभव ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या होता है? ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेंड करता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर होगा 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। या तो 36.89 दिया जाए या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन आपके सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी का आपको जानना ज़रूरी है कि जो दिल्ली है वो लगभग एक प्लेन प्लेटूज में है, ठीक है, और जो मसूरी है वो एक हिली एरिया है। हिली एरिया कहने का मतलब है दोस्तों कि ये ऊंचाई पर स्थित है जो मसूरी है, ठीक है। अगर और हमें सबको पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वायुमंडल का दाब वहाँ पर बढ़ता जाता है और जहाँ पर दाब बढ़ता जाएगा वहाँ पर क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। इसलिए अगर जल का क्वथनांक दिल्ली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो मसूरी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर दाब बढ़ जाता है, वहाँ पर दाल जो है जल्दी उबलने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर मापन किसकी युक्ति है दोस्तों? तो दोस्तों बोलोमीटर मापन की जो युक्ति है वो ऊष्मीय विकिरण के लिए नापने के लिए एक युक्ति बनाई गई है, बोलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना गया है। इन ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, ऑप्शंस में से है जो समुद्र का पानी है वो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का, ऐसा क्यों होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको ये एक इमेज दिखाई गई है दोस्तों। देखिए क्या होता है, जो सुबह का समय है तो उसमें हमारी जो सन की जो रेज़ हैं, प्रकाश की किरणें हैं, वो तिरछी पड़ती हैं इस तरह से पृथ्वी के तिरछे स्थान पर पड़ती हैं। और जहाँ पर तिरछी होगी दोस्तों वहाँ पर हमें प्रकाश को जो है चलने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस वजह से प्रकाश की जो किरणों की तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो पृथ्वी तक आते आते कुछ हद तक ठंडी हो जाती है। लेकिन जो दोपहर का समय होता है दोस्तों 12 बजे का, तो वहाँ पर हमारी जो प्रकाश है वो सीधे जैसा कि हम जानते हैं दोपहर के 12 बजे सूरज हमारे ठीक सर के ऊपर ही होता है और हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीधी सीधी रेखा में गमन कर रहा है प्रकाश, इसे पृथ्वी तक पहुंचने में इस पथ से कम समय लगता है, ठीक है। तो इस वजह से जो अगर कम समय लग रहा है तो इसकी प्रकाश की जो तीव्रता भी है वो तेज हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो नियम है किरचॉफ ने दिया था कि यदि कोई वस्तु अच्छी उत्सर्जक है तो वह अच्छी अवशोषक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो वहीं 80 से 70 तक आने में उसे कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने पहले ही बता चुका है कि जहाँ पर तापांतर अधिक होता है तो वहाँ पर समय जो है कम जहाँ पर तापांतर अधिक होता है वहाँ पर जो समय होता है ठंडा होने में वो कम लगता है, यहाँ पर ज़्यादा लगता है। मतलब कि अगर 90 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड आने में 10 मिनट लग रहा है तो 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड आने में हमें 10 मिनट से अधिक का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, बने रहिए हमारे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।